स्वागत है आपका जीएस मंथन पर। आज हम पढ़ेंगे ज्ञान भारतम मिशन पर निबंध। यह हमारी निबंध सीरीज का अगला निबंध है। अब तक हमने जितने भी निबंध पढ़े हैं, यदि आप लोगों ने वो नहीं देखे हैं तो आप उनको देख लीजिएगा। ये सारे निबंध यूपीएससी, यूपीपीएससी या स्टेट लेवल के जितने भी एग्जाम हैं सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आरओ या आरओ स्पेशल। कुछ लोगों ने आरओ के लिए जो आलेखन वगैरह के लिए बोला है, ठीक है, मैं उस पर देख रहा हूँ। जो अगर मुझे अच्छा डाटा मिलता है जो मैं आपको समझा पाऊँ तो मैं उस पर ज़रूर आपको पढ़ाऊँगा। और अभी चूँकि रिजल्ट नहीं आया है, जब आरओ का रिजल्ट आएगा उसके बाद हम उसको कवर करा लेंगे, जल्दी ही करा लेंगे, आप उसके लिए परेशान मत हो। तो जो निबंध की सीरीज अपनी है, इसमें आज हम अगला निबंध पढ़ेंगे। यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण सीरीज होने वाली है, चाहे आप जो भी एग्जाम पीएससी या यूपीएससी के थ्रू दे रहे हों। इसमें हम निबंध की एक एक चीज़ पढ़ते हैं, क्या लिखना है, कैसे लिखना है। यदि आपने अब तक पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको देखिएगा। और निबंध लिखने के जो खास टिप होते हैं, यानी नियम जो होते हैं, वो भी आपको चैनल पर मिल जाएंगे। मैंने उस पर वीडियो बनाया है, वो भी आप देख लीजिए। और दूसरी चीज़ है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें, चाहे वो मेंस से संबंधित हो या जीएस का जो मेंस पार्ट होता है उससे संबंधित हो। निबंध में कुछ चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती हैं। हम वही टॉपिक लेते हैं जिसमें हमें 60 से 70% तक चीज़ें पता हों। ये हम आपको पहले भी बताए हैं। इससे फ़ायदा ये है कि आपकी शैली अच्छी होगी, शैली अच्छी, और भाषा भी आपकी बढ़िया इसमें बनती जाएगी, यानी वाक्य रचना अच्छी होगी। दूसरे, आप जब 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो भी आपकी वाक्य रचना सही होती चली जाएगी। निबंध देखिए पूरा परीक्षा में पढ़ा जाता है, तो ये मत सोचिएगा पढ़ता ही कौन है, आपका पूरा निबंध पढ़ा जाता है। 3 भाग में हम निबंध लिखते हैं, प्रस्तावना, मुख्य भाग और निष्कर्ष। प्रस्तावना में हम निबंध की 100 से 120 शब्द में बात लिखते हैं कि इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। मुख्य भाग हमारा मुख्य निबंध रहता है, जिसमें हम सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्रों से कि देखेंगे इसका क्या प्रभाव है, उसके इतिहास की भी बात करेंगे। थोड़ा हम उसमें ये भी देखेंगे कि उससे लाभ क्या है, उससे नुकसान क्या है, और समाज पर यानी पर्यावरण पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। निष्कर्ष में हम पढ़ते हैं जो हमारा मुख्य भाग लिखे हैं उसका निचोड़। यह पूरी हिंदी सीरीज है, हिंदी माध्यम के लिए ही है। इंग्लिश की तो देखो, मुझे इंग्लिश नहीं आती है तो मैं इंग्लिश में क्या ही पढ़ाऊँगा। मतलब हिंदी माध्यम की सीरीज है, हिंदी के जो निबंध आते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। और अगर आप ये सीरीज देख रहे हैं तो आपको निबंध में निश्चिंत हो जाने की ज़रूरत है। निबंध का टॉपिक आपका तैयार हो जाएगा। और हिंदी में शर्म कैसी यार, आप तो वैसे हिंदी दिवस भी है, हिंदी में शर्म भी कैसी, अपनी भाषा है, मातृभाषा है, और कोई भी चीज़ मात्र ऐसे ही नहीं बनती है, बहुत उसके लिए तब भी रहते हैं और बहुत इतिहास भी होता है। और पहली बार जब मैं बोलना सीखा था ना, तो मेरी माँ ने मुझसे हिंदी ही बोली थी, तभी तो मातृभाषा हो गई। पहली बार जो माँ ने किया वही हमारे लिए सब कुछ हो गया। मैंने अपने मामा को कभी अंकल नहीं बोला है, मैं अपने मामा को हमेशा मामा ही बोलता हूँ। इसका मतलब मेरी हिंदी भी ठीक है और मैं हिंदी की सम्मान भी करता हूँ, रेस्पेक्ट भी करता हूँ। मैंने कभी दिखावे में मामा को अंकल नहीं बोला है, और ये होना भी चाहिए, क्योंकि हिंदी का देखिए, जो हिंदी है जब हम लिखते हैं तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये भी पूरा बोला जाता है। इंग्लिश में तो काफ़ी वर्ड साइलेंट कर दिए जाते हैं कि चलो उसको क्या बोल के करेंगे। नाम है ऋतिक, लिखते हैं एस से एच कह दिए साइलेंट है। अरे जब साइलेंट है तो लगाए क्यों। हमारी हिंदी की खूबसूरती देखिए, आधा है लेकिन बहुत इज्जत है, बिना इसके शब्द ही नहीं है। तो ये अपनी हिंदी की खूबसूरती है। जीएस का जो हम पार्ट पढ़ते हैं वो भी हिंदी में पढ़ते हैं। देखो, मुझे बहुत अच्छा वीडियो बनाना नहीं आता है, मैं आपको ये भी बता दूं, मुझे अच्छी एडिटिंग वगैरह नहीं आती है। बस मेरा एक उद्देश्य ये है कि जो भी है मैं आपको पढ़ा दूं अच्छे से और आप पढ़ लो, तो इसी में काम चला लेना। मतलब हमसे बहुत उम्मीद मत करना, जिसमें नीचे लिखने वाली चीज़ें चला करती हैं, उनका नंबर चला करता है कि बैच इतने में ले लो, ये ले, वो सब मुझे आता ही नहीं है मेरे भाई। मुझे बस जो आता है, अब तक जितने लोग हमसे जुड़े हो सब समझ गए हो मुझे क्या आता है और कितना आता है। चलिए पढ़ते हैं ज्ञान भारतम मिशन। ज्ञान भारतम मिशन, पहले मैं थोड़ा इसके बारे में बता दूं ये है क्या। देखो, सरकार ने क्या किया कि जो अपनी बहुत पुरानी धरोहर है, चाहे वो लिखित हो या अलिखित हो, या अभी पढ़ी जा चुकी हो या नहीं पढ़ पाई हो, यह पांडुलिपियां हैं, हाथ से लिखे हुए ग्रंथ हैं,
या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे पास हैं हमारे इतिहास की, जिनको सरकार कह रही है कि अब इनको संरक्षित करो, जैसे भी संरक्षित कर पाओ। आप इनको डिजिटलीकरण करो या आप इनका कुछ ऐसी चीज़ें बनाओ, इनको इनको कोई कूट में ट्रांसलेट कर दो, कन्वर्ट कर दो, जिससे कि ये भविष्य के लिए सुरक्षित हो जाएं। तो यह एक अच्छी पहल है सरकार की। इसी पर पूरा डिपेंड है आपका ज्ञान भारतम मिशन। तो इसमें क्या क्या चीज़ें लिख सकते हो, मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूँ। देखो, प्रस्तावना में आप ये लिख देना कि ज्ञान भारतम मिशन है क्या और क्यों चलाया जा रहा है। मान लो इसमें हम ये लिख दें कि भाई प्राचीन जितने भी हमारे दस्तावेज हैं, जो हमारे ग्रंथ हैं, जो भी हमारी इतिहास की बातें बताने वाली दस्तावेज हैं, उनको डिजिटलीकरण करना। ठीक है, ये हो गया हमारा इसका प्रस्तावना का भाग। मुख्य भाग में हम लिख देते हैं, सबसे पहले इसका इतिहास थोड़ा लिखते हैं, फिर ये लिखते हैं कि यह विचार सरकार के दिमाग में कैसे आया, कहाँ कहाँ इसको कैसे कैसे प्रयोग करेंगे और इसके भविष्य में क्या लाभ है, ये उसमें लिख देंगे। देखो, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, कोई भी बात निबंध में बार बार रिपीट मत करना। और जो ये पैराग्राफ लिखना ना, तो इन पैराग्राफ का कनेक्शन होना चाहिए। मतलब इस पैराग्राफ से ये जुड़ा हो, इससे ये जुड़ा हो, इससे ये जुड़ा हो। मतलब कहीं ऐसा ना हो आपका निबंध इस टॉपिक के बाहर भाग जाए, ये गलती तो कभी मत करना। अगली चीज़ क्या है, जो आपकी भाषा होगी प्रोफेशनल होगी। आपकी भाषा में कोई हंसी मजाक कुछ ऐसा नहीं देखना चाहिए। एक तरफा निबंध नहीं होगा, किसी सरकार की न तारीफ करोगे न बुराई करोगे। निबंध सकारात्मक रहना चाहिए। अगली चीज़ क्या है, हमेशा ध्यान रखना कि निबंध में चीज़ों खंड जो रखना वो एक क्रमवार रखना। जैसे इतिहास की बात यहाँ लिखना, उससे थोड़ा आगे चलेंगे तो यहाँ की बात आएगी, यानी ऐसे लिखना। ये नहीं इतिहास की बात थोड़ी यहाँ लिख दी और थोड़ी यहाँ लिख दी है, ऐसे आपका प्रवाह खराब हो जाएगा, आपके निबंध पर गलत असर पड़ेगा। और निबंध ढंग से खूब प्रैक्टिस करना, केवल प्री पास करना उद्देश्य न रखना, मेंस और इंटरव्यू इसके बाद नौकरी, इतना करने का उद्देश्य रखना, तभी मेहनत करना तो जाके सफल हो पाओगे। ज्ञान भारतम मिशन क्या है? ज्ञान भारतम मिशन हाल के वर्षों में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई एक अत्यंत महत्वपूर्ण और दूरगामी दृष्टिकोण वाली पहल है। यह योजना भारत की प्राचीन पांडुलिपियों, हस्तलिखित ग्रंथों और ज्ञान परंपराओं को सुरक्षित करने, डिजिटलीकरण करने और भावी पीढ़ियों तक पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। भारत को प्राचीन काल से ही विश्व गुरु कहा जाता है। नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों से लेकर वेद, उपवेद, पुराण, आयुर्वेद, गणित, खगोल, ज्योतिष, दर्शन, संगीत और कला तक भारत की ज्ञान परंपरा ने पूरे विश्व को प्रभावित किया। लेकिन उपनिवेश काल और आधुनिकता की आंधी में यह धरोहर धीरे धीरे बिखरती चली गई। अनेक मूल्यवान पांडुलिपियां या तो नष्ट हो गईं या विदेशों में चली गईं। आज़ादी के बाद भी इनके संरक्षण की गति बहुत धीमी रही। इसी पृष्ठभूमि में ज्ञान भारतम मिशन को एक व्यापक और सुनियोजित कार्यक्रम के रूप में सामने लाया गया है, ताकि भारत की असली पहचान, उसकी विविधता, प्राचीन धरोहर को संरक्षित कर नई पीढ़ी तक पहुंचाया जा सके। जैसा कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था, यदि हमें अपने गौरवशाली अतीत का स्मरण नहीं रहेगा तो भविष्य का निर्माण नहीं हो सकेगा। तो यह हो गया आपकी प्रस्तावना। मतलब इसमें हमने बताया कि जो जो हमारी धरोहर है उसको सरकार चाहती है कि भैया फिर से संरक्षित करो भविष्य के लिए। कहीं ऐसा न हो आधुनिकीकरण के युग में हमारी धरोहर खो जाए और हम अपनी पहचान खो दें, और वो हमारी पहचान है। ऐसे ही आपकी मेंस की सीरीज चलाई जा रही है जीएस पेपर के लिए, आप इसको भी देखा करिए। इसमें आपके आंसर राइटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। और आप एक काम और किया करिए, पूरा वीडियो यहीं पर देखा करिए। पूरी क्लास जब आप देखोगे तो आपको फ़ायदा ये होने वाला है, एक तो आपकी बैठने की आदत पड़ेगी उतनी देर। दूसरी चीज़ है, बहुत सारी चीज़ें मैं उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ जो कि आपके पीडीएफ में तो नहीं मिल पाती हैं। पीडीएफ तो आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम का चैनल मैंने बना दिया है, इसी में मैं नीचे लिंक लगा देता हूँ, तो वहाँ पर आप ले लिया करो। बाकी मेन है कि आप समझ लो, सीख लो। किताबें आपके पास पहले से हैं, बस ये है आपको सीखने की और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। यह मिशन वर्ष 2024 से 2031 तक चलने वाला है। इसके लिए भारत सरकार ने लगभग 482.85 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। डाटा तभी लिखना जब बिल्कुल सही याद हो। अगर नहीं याद हो
तो ये लिख देना कि भारत सरकार ने इसके लिए एक अच्छे खासे बजट का प्रावधान किया है या एक बेहतरीन बजट का प्रावधान किया है, ऐसे लिख देना। यह तथ्य स्वयं दर्शाता है कि सरकार ने इस मिशन को कितनी गंभीरता और दूरदृष्टि से लिया है। भारत को अनुमानतः 50 लाख से अधिक पांडुलिपियां विभिन्न विश्वविद्यालयों, मंदिरों, मठों, पुस्तकालयों और निजी संग्रहों में बिखरी हुई मिली हैं। इनका संरक्षण और सूचीकरण किसी एक संस्था या सीमित प्रयास से संभव नहीं है, इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर एक समन्वित योजना की आवश्यकता थी। ज्ञान भारतम मिशन इसी कमी को पूरा करता है। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, भारत के पास केवल भौतिक संपदा ही नहीं बल्कि अमूल्य ज्ञान संपदा भी है। हमें इसे दुनिया तक पहुंचाना है। इस मिशन का सबसे बड़ा उद्देश्य इन पांडुलिपियों का वैज्ञानिक तरीके से संरक्षण करना है। पुराने कागज, ताड़पत्र, भोजपत्र या कपड़े पर लिखी गई पांडुलिपियां समय के साथ नष्ट होती रही हैं। इनमें से अनेक पर दीमक, नमी और अन्य प्राकृतिक कारणों का खतरा मंडरा रहा है। संरक्षण विशेषज्ञों के सहयोग से इन ग्रंथों को रासायनिक और भौतिक तकनीकों द्वारा सुरक्षित किया जाएगा। इसके साथ ही उनका डिजिटलीकरण किया जाएगा ताकि मूल प्रति के नष्ट होने पर भी डिजिटल स्वरूप सुरक्षित रहे। यह कार्य न केवल भारतीय विद्वानों के लिए बल्कि विश्व भर के शोधकर्ताओं के लिए अमूल्य योगदान साबित होगा। जैसा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा था, भारतीय संस्कृति के सबसे बड़ी देन उसका ज्ञान आधारित दृष्टिकोण है। ज्ञान भारतम मिशन के अंतर्गत पांडुलिपियों का कैटलॉग तैयार करना भी एक प्रमुख कार्य है। ये जो कैटलॉग है ना, ये हिंदी में ही आप लिखना, ये वाला मत लिखना, आप हिंदी में ही लिखना। आज स्थिति यह है कि अधिकांश लोगों को यह पता ही नहीं है कि किस विषय की कितनी पांडुलिपियां कहाँ सुरक्षित हैं। कैटलॉगिंग से शोधार्थियों को सुविधा मिलेगी। वे जान पाएंगे कि किसी विशेष विषय या ग्रंथ का अध्ययन करने के लिए उन्हें किस संस्थान में जाना होगा। यानी इसके लिए आप ऐसे समझो, एक इंडेक्स टाइप का बना दिया जाएगा कि ये वाला शोध यहाँ होगा, ये वाले कागज यहाँ मिलेंगे, ये कागज यहाँ मिलेंगे, ऐसे करके आपको सब बता दिया जाएगा। तो आपको जिस विषय पर शोध करना है आप वहाँ से संपर्क कर सकते हो। और इससे क्या होगा, एक संरक्षण भी हो जाएगा। क्योंकि देखो, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो, जैसे शून्य की खोज है, तो शून्य की खोज कब हुई? गुप्त काल में, है ना। आर्यभट्ट जी ने गुप्त काल में ही तो किया था। आप यूपीएससी के विद्यार्थी हो तो आप उस नज़र से चीज़ों को देखो। आप गाना थोड़े गाओगे जब चीरो दिया मेरे भारत ने, देखो। तो शून्य की खोज हुई गुप्त काल में। अब गुप्त काल में किसने किया? आर्यभट्ट जी ने किया। हमें कैसे पता चला? हमें उस समय की कुछ पुस्तकें मिली, कुछ शोध मिले, कुछ ऐसे दस्तावेज मिले जिन्होंने बताया कि उस समय का जो ज्योतिष था बराहमिहिर जी द्वारा लिखित, वो बहुत अच्छा था। उस समय की कालिदास जी द्वारा जो लिखी रचनाएं थी, उस समय की जो विज्ञान पर, खगोल पर लिखी रचनाएं थी, बहुत अच्छी थी और उन्होंने हमें बहुत ज्ञान दिया। तो हम इसको कैसे जानें? हमारे पास सुरक्षित तो है लेकिन उतना विधिवत नहीं है, तो सरकार उसी को अच्छा करने के प्रयास में है। जैसे दक्षिण भारत का बहुत सारा साहित्य है जो धीरे धीरे खो रहा है, तो उसका भी संरक्षण हो जाएगा। इसके अतिरिक्त मिशन में यह भी प्रावधान है कि पांडुलिपियों का अनुवाद कराया जाए ताकि संस्कृत, प्राकृत, पाली, तमिल या अन्य प्राचीन भाषाओं में लिखे ग्रंथों का ज्ञान व्यापक समाज तक पहुँचे। जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा था, एक सभ्यता तभी जीवित रहती है जब वह अपने ज्ञान और मूल्यों को आगे बढ़ाती है। देखो, एक बात और बताएं, जो हम कोटेशन मान लो यहाँ प्रयोग कर रहे हैं, अब हमें कुछ अच्छा लगे कहीं और ऐसा ही टॉपिक मिल जाए तो ये कोटेशन हम वहाँ भी डाल सकते हैं। मतलब हम ऐसा नहीं कि ये कोटेशन एक है तो ये यहीं पर चलेगा। बस हम कोटेशन बहुत ज़्यादा नहीं प्रयोग करेंगे और जो करेंगे वो रिलेवेंट होना चाहिए, यानी उस टॉपिक से संबंधित होना चाहिए। इस योजना का सांस्कृतिक महत्व बहुत बड़ा है। भारत का इतिहास केवल राजनीतिक घटनाओं से नहीं बना है बल्कि उसकी आत्मा, उसकी ज्ञान परंपरा में निहित है। जब कोई विदेशी यात्री भारत आता था तो उसे यहाँ की विश्वविद्यालय परंपरा, विद्वानों के संवाद और ग्रंथों की गहराई आकर्षित करती थी। अलबरूनी, ह्वेनसांग, फायान जैसे यात्रियों ने भारत के ज्ञान का विस्तृत वर्णन किया है। आज यदि हम उन धरोहरों को पुनः जीवित करते हैं तो हम अपनी पहचान को और मजबूत करते हैं।
देखो नालंदा वगैरह जो विश्वविद्यालय थे ना, ये बहुत बड़े विश्वविद्यालय थे। आप सोचो 10-10 हज़ार व्यक्ति वहाँ पर पढ़ता था, बच्चा पढ़ता था। 10 हज़ार बहुत ज़्यादा गिनती रहती है। आज के टाइम में नहीं, उस टाइम में, यानी जब एक टाइम ही बिल्कुल अलग था, जब शासन पता नहीं किसका था, लोग पता नहीं किस तरीके, तब वहाँ पर पढ़ाई होती थी कि सब कहते हैं कि वहाँ मतलब क्लास ऐसे बीच में चलते थे, साइड साइड में बच्चों के रहने वहने का इंतजाम रहता था। कभी हम नालंदा पर आपको विधिवत बताएंगे कि नालंदा की पढ़ाई कैसे होती थी। मैंने एक इसको पढ़ा था ना बहुत पहले, मैं आप लोगों को जरूर पढ़ाऊंगा, टाइम मिलेगा, कि नालंदा कैसे शिक्षा का केंद्र बनता है, नालंदा में विश्वविद्यालय कैसे बना, कैसे उसको ध्वस्त किया गया, कितने दिन तक वो जला, मैं आपको पूरा उसमें पढ़ाऊंगा। बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। शैक्षिक दृष्टि से भी यह मिशन क्रांतिकारी हो सकता है। नए शिक्षा नीति 2020 में भारतीय ज्ञान प्रणाली को बढ़ावा देने की बात की गई है, लेकिन यदि वास्तविक स्रोत ही उपलब्ध ना हो तो अध्ययन कैसे होगा। ज्ञान भारतम मिशन उन स्रोतों को सामने लाएगा। उदाहरण के लिए आयुर्वेद की हजारों अप्रत्याशित पांडुलिपियां देश के विभिन्न भागों में पड़ी हैं। उनके सामने आने से आधुनिक चिकित्सा में नई दिशा मिल सकती है। गणित और खगोल विज्ञान से संबंधित उनके ग्रंथ यूरोप से पहले के हैं, जो यह सिद्ध करेंगे कि भारत विज्ञान और गणित का अग्रदूत था। इस प्रकार यह मिशन केवल इतिहास को संजोने का कार्य नहीं, बल्कि भविष्य के लिए नई संभावनाओं का द्वार खोलेगा। जैसा कि आचार्य चाणक्य ने कहा था, विद्या धन सबसे बड़ा है, इसे कोई चुरा नहीं सकता। डिजिटलीकरण और डिजिटल रिपॉजिटरी का निर्माण इस मिशन की एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी। आज के समय में इंटरनेट और क्लाउड तकनीक ने ज्ञान को साझा करने की क्षमता कई गुना बढ़ा दी है। यदि लाखों पांडुलिपियां डिजिटल रूप में उपलब्ध हो जाएं, तो कोई भी विद्यार्थी, शोधार्थी या आम नागरिक उन्हें कहीं से भी देख सकेगा। इससे न केवल शोध को बल मिलेगा, बल्कि भारत की वैश्विक छवि भी सुधरेगी। भारत को फिर विश्व गुरु कहने का आधार केवल नारा नहीं होगा, बल्कि ठोस प्रमाणों पर आधारित होगा। ज्ञान भारतम मिशन के अंतर्गत शोध और प्रकाशन पर भी ध्यान दिया जाएगा। केवल पांडुलिपियों का संरक्षण और डिजिटलीकरण पर्याप्त नहीं है, उन्हें समझना, उनका विश्लेषण करना और उनके विचारों को आज की भाषा में प्रस्तुत करना आवश्यक है। इसके लिए विद्वानों को प्रोत्साहित किया जाएगा, शोध वृत्ति दी जाएगी और अनुवाद कार्य को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे एक और पारंपरिक विद्वान, आधुनिक शिक्षा प्राप्त शोधकर्ता दोनों को अवसर मिलेगा, दूसरी ओर एक नया ज्ञान समुदाय विकसित होगा। सरकार का यह भी उद्देश्य है कि इस मिशन में जनता की भागीदारी बढ़ाई गई। देश के अनेक घरों में आज भी ऐसी पांडुलिपियां सुरक्षित हैं जिन्हें लोग संभाल कर रखते हैं, लेकिन उनकी वैज्ञानिक देखरेख नहीं हो पाती है। यदि आम नागरिक इस मिशन से जुड़े और अपने संग्रह साझा करे, तो यह एक जन आंदोलन का रूप ले सकता है। यह कार्य केवल सरकारी प्रयास से संभव नहीं होगा। जब समाज और सरकार मिलकर काम करेंगे, तभी वास्तविक परिवर्तन आएगा। इस मिशन का राजनीतिक और राष्ट्रीय महत्व भी कम नहीं है। जब हम अपनी सांस्कृतिक धरोहर को सहेजते हैं, तो राष्ट्रीय एकता और गौरव की भावना मजबूत होती है। यह पहल युवा पीढ़ी में आत्मविश्वास जगाती है कि उनका देश केवल आईटी या आधुनिक उद्योगों का नहीं, बल्कि प्राचीन काल से ही ज्ञान की धरती रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने अनेक भाषणों में कहा है, भारत को अपनी जड़ों से जुड़कर ही भविष्य का मार्गदर्शन मिलेगा। ज्ञान भारतम मिशन उसी दिशा में एक कदम है। हालांकि इस मिशन के सामने चुनौतियां भी हैं। सबसे बड़ी चुनौती है पांडुलिपियों की विशाल संख्या और उनकी विविध स्वरूप। भारत जैसे विशाल देश में हर क्षेत्र की अपनी भाषा और परंपरा रही है। इन पांडुलिपियों को ढूंढना, सूचीबद्ध करना और सुरक्षित रखना अत्यंत कठिन कार्य है। इसके अलावा विशेषज्ञों की कमी भी एक समस्या है। संरक्षण, डिजिटलीकरण और अनुवाद के लिए उच्च स्तरीय प्रशिक्षित मानव संसाधन चाहिए। बजट का सही उपयोग और पारदर्शिता बनाए रखना भी आवश्यक होगा। यदि यह मिशन केवल कागजों तक सीमित रह गया, तो उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा। फिर भी अब हम इसमें संभावनाएं लिखते हैं। हमने जो वो आपको वीडियो दिया है ना, टिप्स वाला, टिप्स करके जो वीडियो मैंने आपको दिया, उसमें आप देखना, बिल्कुल उसी सीरीज में अपने सारे निबंध चलते हैं। एक बात और बता दें, यदि हम मान लो किसी निबंध में महात्मा गांधी जी के कोटेशन ज़्यादा प्रयोग करते हैं या मोदी जी के कोटेशन प्रयोग करते हैं या किसी भी व्यक्ति के करते हैं, तो आप इस चीज़ को राजनीति से जोड़कर नहीं देखेंगे।
कि मैं मोदी मोदी जी का वो हो गया तो मैं उनके प्रयोग करता हूँ, या मैं कांग्रेस का हो गया तो मैं गांधी जी का। ऐसा नहीं है। आपके निबंध के लिए जो मुझे चीज़ सटीक लगती है मैं आपको वो सिखाता हूँ और आपको वही लिखनी रहेगी। यह केवल सरकारी परियोजना नहीं है बल्कि भारतीय आत्मा की खोज है। यह मिशन हमें यह याद दिलाता है कि हमारी असली ताकत केवल भौतिक संसाधनों में नहीं बल्कि उस ज्ञान परंपरा में है जिसने हजारों वर्षों से हमें जीवित रखा है। जब हम अपने प्राचीन ग्रंथों को पढ़ेंगे, समझेंगे और उन्हें आधुनिक संदर्भों में लागू करेंगे तो हमारी शिक्षा व्यवस्था, चिकित्सा विज्ञान, पर्यावरण चिंतन और दार्शनिक सब सामाजिक दर्शन सभी नए आयाम प्राप्त करेंगे। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, ज्ञान ही भविष्य का असली धन है। वही देश महान बनेगा जिसके पास ज्ञान की पूंजी होगी। ज्ञान भारतम मिशन इसी विचार का मूर्त रूप है। यह मिशन भारत को फिर से उस गौरवशाली स्थिति तक ले जाने का प्रयास है जहां से विश्व को दिशा दिखा सके। अंततः कहा जा सकता है कि ज्ञान भारतम मिशन केवल पांडुलिपियों का संरक्षण कार्यक्रम नहीं है, यह भारत की आत्मा को पुनर्जीवित करने का प्रयास है। यह मिशन हमें हमारी जड़ों से जोड़ेगा, हमारी पहचान को मजबूत करेगा और आने वाली पीढ़ियों को यह बताएगा कि उनका देश किस प्रकार से ज्ञान का स्रोत रहा है। यदि यह मिशन सफल होता है तो यह न केवल भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए अमूल्य योगदान होगा। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि ज्ञान भारतम मिशन बीते, अतीत और आने वाले भविष्य का एक ऐसा सेतु है जो भारत को पुनः विश्वगुरु बनने की राह पर अग्रसर करेगा। जैसा कि महर्षि अरविंद ने कहा था, भारत का भविष्य केवल आर्थिक प्रगति से नहीं बल्कि आध्यात्मिक और बौद्धिक नेतृत्व से तय होगा। तो यह आपका ज्ञान भारतम मिशन का निबंध था। अब आप इसको 2-3 बार लिखकर प्रैक्टिस करिएगा। महत्वपूर्ण है। प्री में तो यही पूछा जाएगा कि यह संबंधित किससे है। मेंस में आपके इससे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और प्रैक्टिस करिएगा। आप टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, लेकिन वीडियो पूरा जरूर देखिए और जब पूरा देखेंगे तभी चीज़ें अच्छी समझ में आएंगी। तो ये आपकी क्लास यहीं तक थी। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।